YouTube के हमसफर चैनल पर प्रिंस सिंगल का एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हम सभी कभी न कभी कोई सपना देखते हैं और उम्मीद रखते हैं कि वो सपना हमारा पूरा हो जाए, लेकिन कुछ सपने हमारे पूरे हो जाते हैं और कुछ सपने अधूरे रह जाते हैं। हमारे सपने अधूरे क्यों रह जाते हैं? आइए आज की कहानी में ये सपना अधूरा क्यों रह गया देखते हैं। ऑफिस जाने से पहले मैं रोज की तरह अखबार उठाकर देख रहा था। पत्नी अनामिका जब तक नाश्ता लगा रही थी, तभी एक खबर ने मुझे चौंका ही नहीं बल्कि अंदर तक हिलाकर रख दिया। मेरे चेहरे पर खबर की मनहूसियत उभर आई। अनामिका ने भी नाश्ता लगाते हुए महसूस कर लिया कि अखबार में ऐसा कुछ जरूर छपा है जो मुझे नागवार गुजरा है। मैं नाश्ता छोड़कर मेरे नजदीक आ गई। जी क्या बात है, अखबार में ऐसा क्या छपा है? एक मनहूस खबर है अनामिका, वह तो आपका चेहरा ही बता रहा है। रचना ने आत्महत्या कर ली है। रचना ने? अनामिका को भी जानकर बहुत दुख हुआ। वह हमारे कॉलेज के दिनों की मित्र थी। मुझे और अनामिका को नजदीक लाने में भी उसका योगदान था। आज सुबह का अखबार असीम वेदना दे गया। पुरानी यादें किसी चलचित्र की तरह उभरने लगी। मैं जितना सोचता अतीत की घटनाएं उतनी ही स्पष्ट नजर आती। उन दिनों छात्र संघ के चुनाव होने वाले थे। मैं अपने ग्रुप की तरफ से प्रधान पद के लिए खड़ा था, जबकि रचना सचिव पद पर थी। कॉलेज में माहौल गर्म था। हमें समाचार मिला कि विरोधी ग्रुप इस बार किसी भी कीमत में चुनाव जीतना चाहता है, चाहे कॉलेज में दंगा फसाद ही करना पड़े। रचना एक समझदार और काफी बड़े दिल की लड़की थी। विरोधी पक्ष के गुंडों की धमकियों का भी रचना पर कोई असर नहीं हुआ। उसने अपनी लोकप्रिय शैली में बोलते हुए दलील दी कि हमारा विरोधी पक्ष कॉलेज प्रांगण को एक गुंडागर्दी का अड्डा बनाना चाहता है। यहाँ असामाजिक तत्व गलत धंधे कर सके, इसलिए वह दूसरे लोगों के साथ जुड़कर हमें हराने के लिए यहाँ भय पैदा कर रहा है। उस दिन मैं और रचना छात्र छात्राओं को चुनाव में शामिल करने के लिए प्रेरित करने गांवों का दौरा कर रहे थे। तभी बारिश आने लगी। रास्ते में पानी जमा होने के कारण हमने पास ही के एक हाईवे के होटल में शरण ले ली। बारिश में गीली रचना की झीनी साड़ी उसके शरीर से चिपक गई और उसके शरीर की मादकता साड़ी से बाहर छलकने लगी। तभी बिजली जोर से कड़क उठी और रचना चीखकर मेरे सीने से आ लगी। हम दोनों बहकने लगे और कमजोर होकर वह सब कर गए जिसकी समाज किसी बिन ब्याहे जोड़े को कभी इजाजत नहीं देता। मैंने रचना की हिम्मत बढ़ाने के लिए उससे विवाह का वादा भी किया, लेकिन रचना इस घटना को अधिक तूल नहीं देना चाहती थी। बारिश धीमी होते ही हम दोनों वहां से चल दिए। कुछ दूर चलने पर हमें ध्यान आया कि अनामिका का घर पास ही है। वह भी हमारे कॉलेज के दिनों की फ्रेंड थी। हम दोनों अनामिका के घर चले गए। उसने हमें बारिश में वहीं रुकने को कहा, लेकिन रचना को पुणे चुनाव कार्यालय में पहुंचकर आगे की योजना बनानी थी। हम वहां से भी कुछ देर रुकने के बाद चल दिए। रात हो चुकी थी। मुझे घर पहुंचने की जल्दी थी और रचना को कार्यालय की। मोटरसाइकिल तेज रफ्तार से चल रही थी कि अचानक सामने से आते ट्रक की रोशनी आंखों में पड़ी और मैं अपना बैलेंस खो बैठा। मोटरसाइकिल पेड़ से जा टकराई। दूसरे दिन जब होश आया तो मैं अस्पताल में भर्ती था। चोट सिर पर लगी थी। मेरे पास अनामिका बैठी थी। होश आते ही मैंने अनामिका से रचना के बारे में पूछा तो उसने बताया, रचना कॉलेज गई हुई है। इस घटना से कॉलेज की प्रबंध समिति और दूसरे पक्ष के छात्र जहां चुनाव स्थगित कराना चाहते हैं, वहीं रचना और अपने पक्ष के छात्र चुनाव कराने पर जोर दे रहे हैं। अनामिका की बात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ और सोचने लगा, रचना मुझे इस हालत में छोड़कर कॉलेज चली गई। अनामिका की जगह रचना को मेरे पास होना चाहिए था। कॉलेज की राजनीति मेरे प्यार से भी अधिक हो गई थी। दूसरे दिन जब रचना आई तो उसकी बातों में कॉलेज के चुनाव की राजनीति ही थी। मैंने रचना से जब विवाह की बात की तो वह हंसते हुए बोली, मैं अभी विवाह जैसे झमेले में नहीं पड़ना चाहती। विवाह औरत की प्रगति में गतिरोध है।
मैं राजनीति के क्षितिज पर सूर्य की तरह चमकना चाहती हूँ। कल हमारा जिस्मानी रिश्ता कायम हुआ, उसके लिए तुम्हें अकेले को दोष नहीं देती। मैं औरत और मर्द के इस भावनात्मक रिश्ते को गलत नहीं समझती। मैं रचना की बात सुनकर कांप गया और जितने दिन भी अस्पताल में रहा, अनामिका ने ही मेरी सेवा की। धीरे धीरे रचना और मेरे प्यार पर राजनीति की धूल छाने लगी और शायद अनामिका और मैं करीब आने लगे। फिर एक दिन रचना ही मेरे पास अनामिका के साथ मेरे विवाह का प्रस्ताव लेकर आई। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले ही रचना और हमारे माता पिता ने जोर देकर मेरा विवाह अनामिका से करवा दिया। सुहाग रात को ही अनामिका ने मुझे बताया, रचना के कहने पर ही मैंने अस्पताल में आपकी सेवा की थी। आज रचना द्वारा आत्महत्या की खबर पढ़कर हम चौंके और रचना के घर गए। वहां पता चला वह एड्स जैसे घातक रोग का शिकार हुई थी। उसने मरने से पहले मेरे नाम एक पत्र भी छोड़ा था, जिसमें लिखा था, राजनीति में आगे लाने के नाम पर हर किसी ने मेरा दैहिक शोषण किया। मंजिल पर पहुंचने से पहले ही कोई एड्स जैसी घातक बीमारी दे गया। आकाश, मुझे हर मोड़ पर लूटा गया। पहले मेरे सपने ने, फिर नेताओं ने और आज मुझे मौत लूट रही है। मैं और अनामिका अपने घर आ गए, लेकिन कुछ बातें अब भी दिमाग में घूम रही है कि रचना ने भविष्य के लिए जो सपना देखा था वह गलत था। हर मोड़ पर उसे क्यों लूटा गया? उसका सपना क्यों अधूरा रह गया? दोस्तों, ऐसे ही कुछ सवाल हमारे दिमाग में घूम रहे हैं। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।